नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 के लिए बजट संसद में पेश कर दिया है। आजादी के 75वें वर्ष में जो बजट पेश किया गया है वो आजादी के 100 साल तक पहुंचते हुए क्या होनी चाहिए हमारे विकास की दशा दिशा, इसी पर आधारित है। कई अहम घोषणाएं अलग अलग क्षेत्रों में की गई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय रेल, संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि ये एक बजट ऐसा है जिससे सभी को बहुत उम्मीदें हैं। कोरोना कालखंड में आ रहा है ये बजट। ऐसे में सबसे पहले, क्योंकि आप तो 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं मंत्री जी, कितने संतुष्ट हैं आप इस बजट से और किस तरह ये भविष्य की दशा दिशा दिखाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है और इस बजट में जो देश की दिशा को बदलने की शक्ति है। आप देखिए, 2014 में जब सरकार आई, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का नेतृत्व संभाला, तब हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब थी। बैंक्स की बैलेंस शीट एकदम बुरी हालत में थी, कॉरपोरेट्स की हालत बुरी थी, एक पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल था। शुरू में कुछ वर्ष लगे, 3-4 साल लगे, पहले बैंक्स की बैलेंस शीट को ठीक किया गया, कॉरपोरेट्स को ठीक पे लाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए, सब जगह पारदर्शिता आई। उसके बाद में जब सिचुएशन जब बेस अच्छा बन गया तो एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ की बजट की एक पूरी की पूरी डायरेक्शन चेंज करने वाली कल्पना की गई। तो पिछले बजट में 5.5 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था पिछले साल के, और आज 7.5 लाख करोड़। स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसी भी बजट में आज तक सोचा नहीं गया है। तो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम 2047 के लिए देश को कैसे तैयार करें। ये अमृत काल है। इस अमृत काल में कैसे हम देश को तैयार करें कि जब हमारा शताब्दी वर्ष हो आज़ादी का, राष्ट्र तो हजारों वर्ष का है, आज़ादी का जब शताब्दी वर्ष आए तब हम देश को कैसा देखना चाहते हैं, उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। उसके ऊपर काम हमको अभी से करना पड़ेगा। तो ये है उस बजट का महत्व जी। चलिए, आपके पास जो मंत्रालय है मैं उसके संदर्भ में आपसे बात करना चाहूँगी और सबसे पहले शुरुआत रेलवे से करना चाहूँगी, क्योंकि भारतीय रेल करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं, उम्मीदों, उनकी ज़िंदगी का भार ढोती है। तो अगर हम रेलवे बजट की बात करते हैं तो हालांकि आवंटन बढ़ाया गया है, लेकिन 2015 में जैसे कहा गया था कि अगले 5 साल में, रेल बजट में कहा गया था अगले 5 साल में हम सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएंगे। तो सबसे पहले यही जानना चाहते हैं आपसे कि भारतीय रेल इस दिशा में कितना आगे बढ़ पाई है, ऑपरेटिंग रेशियो को हम कितना सुधार पाए हैं? डिस्पाइट कोरोना के बावजूद भी, कोरोना कालखंड के बावजूद भी भारतीय रेल ने मजबूती के साथ जिस तरह से काम किया है, आज हम सेल्फ सस्टेनेबल पोजीशन में आ रहे हैं। ऑलरेडी 1 साल का पीरियड और लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का पीरियड और लगेगा। उस पीरियड में आज भी 98% है ऑपरेटिंग रेशियो। मुझे लगता है अगले साल हमारा टारगेट है 97%, 96% तक ऑपरेटिंग रेशियो को ले आएंगे। फिर उसी मोमेंटम को आगे बनाए रखना। देखिए, इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है रेलवे के लिए, आवंटन बढ़ा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जो रेलवे की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, रेलवे में नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के मॉडल्स नहीं बन पाए थे। छोटे व्यापारी के लिए, छोटे किसान के लिए, उनके लिए मॉडल्स नहीं बन पाए थे। एक बल्क के लिए बहुत अच्छा था रेलवे कि भाई आयरन ओर लेके चले गए, कोल लेके चले गए, वो सब ठीक है वहाँ पे। एक छोटे इंडस्ट्री के लिए, छोटे किसान के लिए, छोटे व्यापारी के लिए रेलवे का जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, छोटा सेगमेंट नहीं है, बहुत विशाल सेगमेंट है, उस सेगमेंट के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं था। पोस्टल नेटवर्क, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज देश भर में, उनके साथ कैसे रेलवे को इंटीग्रेट किया जाए, पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस कैसे चेंज हो, किस तरह से नई ट्रेन्स आए, किस तरह से स्टेशन नए बने, किस तरह से सेफ्टी के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सेफ्टी के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो कैसे लगे। तो ये जो विषय, इन सब विषयों का बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही स्पष्ट तरीके से पीएम गति शक्ति के फ्रेमवर्क में एक पूरा स्कीम बनी है, पूरा प्रोजेक्ट। जी, तो इन्हीं घोषणाओं को एक एक करके लेना चाहूंगी। सबसे पहले कवच, क्योंकि हमेशा से बात कही जाती रही है कि भारतीय रेल की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। क्षमता विकास और सुरक्षा, इन 2 मोर्चों पर कवच काम करता है। अब कहा गया है कि 2000 किलोमीटर तक
का जो नेटवर्क है उसको इससे जोड़ा जाएगा। अभी तक हम कितना आगे बढ़ पाए हैं और ये कितना व्यवहारिक रहेगा? कवच में बहुत काम हुआ है। सबसे पहले उसका सिल4 सर्टिफिकेशन। सिल4 सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है। सिल4 सर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, अगर हम एकदम आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब 10,000 वर्षों में एक गलती। 10,000 वर्ष, कोई सिस्टम की लाइफ 25 साल है, लेकिन उसकी इतनी रिलायबिलिटी होना पहला। दूसरा, उसके जितने भी टेक्निकल एलिमेंट्स हैं जो ट्रैक पे लगेंगे, जो ट्रेन में लगेंगे, उसका डिस्प्ले कैसे होगा, पायलट्स की ट्रेनिंग कैसे होगी, वो सारे के सारे एलिमेंट्स सारे तय हो गए, फ्रीज हो गए। तीसरा, सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स जिस तरह से जो भी रेलवे के साथ जुड़ते हैं वो इसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, उसके कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे। चौथा, हमारे सारे के सारे इंजीनियरिंग स्टाफ की ट्रेनिंग। तो ये सारे काम हो गए। 2000 से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सैंक्शन हो गए हैं। इस साल 2000 किलोमीटर का टारगेट ले रहे हैं और इस साल 2000, अगले साल कोशिश करेंगे 3000, 4000, इस तरह से करके तेज़ी से उसको आगे बढ़ाना। क्योंकि देखिए, कवच से आप सोचिए कि अगर 2 ट्रेन्स अपनी एक तरफ सेम पटरी पे अगर आ भी रही हैं, बाई चांस गलती से विद इन 1 किलोमीटर अपना आप रुक जाएंगी। बाई चांस एक ट्रेन एक ही पटरी में आगे जा रही है, उसके पीछे जा रही है, विद इन 1 किलोमीटर अपने आप रुक जाएगी। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है ये। चाहे फॉग हो, चाहे कोई कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में आज ड्राइवर को, पायलट को बाहर देखना पड़ता है, उसको बाहर किस तरह से है उस पर भरोसा करना पड़ता है। इसमें कैब के अंदर ही ड्राइवर को सब कुछ दिख जाएगा। और ये स्वदेश निर्मित है, सबसे बड़ी बात। हमें विश्वास है अगले 4-5 सालों के बाद में, अगर हम 4-5 वर्षों में अगर इसको हम अपने नेटवर्क पे प्रूव कर लेंगे, उसके बाद में इसको एक्सपोर्ट करेंगे। मंत्री जी, एक आम जन को ये होता है कि भाई मैं ट्रेन में स्टेशन पर जाऊं, मुझे टिकट मिल जाए, रिजर्वेशन मिल जाए, उसके बाद मैं ट्रेन में बैठूं तो मुझे साफ़ सुथरी ट्रेन मिले, अपने गंतव्य पर मैं खुशी खुशी हंसते हंसते पहुंच जाऊं। ये सपना साकार करने में हम कितना आगे बढ़ पाए हैं? क्योंकि आज 400 वंदे भारत ट्रेन्स की भी घोषणा की गई है, वो भी 3 सालों में। और देखें, अगर हम 400 वंदे भारत जैसी आधुनिकतम ट्रेन चलेगी तो लगता है वो, जैसे कहते हैं ना, तस्वीर बदलने वाली बात हो जाती है। तैयार है उसके लिए पूरा। प्रधानमंत्री जी ने जो हम सब के लिए, हम जितना भी मतलब सोचते हैं, प्रधानमंत्री जी उससे ज़्यादा बड़ा हमारे लिए टारगेट सेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, काम करने में मज़ा आता है। पूरी तैयारी है। और एक देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जब भी बनता है उसकी फर्स्ट जनरेशन होती है, सेकंड, थर्ड वर्जन, वर्जन 4, वर्जन 5 ऐसे बनता है। देश में ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वंदे की, सारी दुनिया चकित है कि हिंदुस्तान में कैसे 160-180 किलोमीटर की इसकी स्पीड है। 180 की स्पीड हिंदुस्तान में कैसे डेवलप हो गई, तो सारी दुनिया चकित है। तो फर्स्ट वर्जन था, 2 ट्रेन बहुत अच्छी चल रही है। सेकंड वर्जन में 75 ट्रेन्स का पीएम साहब ने लाल किले से घोषणा की थी, तो उसकी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। अब टेस्टिंग चालू हो जाएगी अप्रैल में और जुलाई अगस्त में उसका सीरियल प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो आज साहब ने नया टारगेट दे दिया कि उसकी भी अगली जनरेशन बनाओ, तो मज़ा आएगा। तो यानी ये 400 कब तक हमारे पास पहुंच जाएंगे? 3 साल में ट्रैक्स पे दौड़ेंगी। अच्छा, एकदम आधुनिक होगी। लोगों को लगेगा कि वाकई जो आपने जिन शब्दों में कहा, स्टेशन नए होंगे, स्टेशन नए तरीके से, जिसमें स्टेशंस पे चलना फिरना रुकना, जो हम सब का ड्रीम है। अभी तो हमें 2 ही नए स्टेशन ऐसे दिख रहे हैं जिनको आप कह रहे हैं कि भविष्य के मॉडल बनाना पड़ता है। देखिए, अब मैं हमारी परिस्थितियों के हिसाब से डेवलपमेंट को करना है। ऐसा नहीं कर सकते हम कहीं से भी कॉपी करके तुरंत ले आए। तो हमें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से पहले मॉडल बनाना पड़ता है, फिर उस मॉडल को हम रेप्लिकेट करते हैं। हमारी लर्निंग्स होती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ पायलट्स होते हैं, उससे लर्निंग्स होती है। वो लर्निंग से फिर हमें आगे बढ़ना होता है। यानी वादा है, इरादा है, अब उसको लेकर आगे बढ़ना है। जो भारतीय रेल है उसके लिए हमेशा ये कहा जाता है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यानी आमदनी इतनी होनी चाहिए कि आप अपने आप को सस्टेन कर सकें। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि एक आइडियल कंडीशन है कि हमको फ्रेट में भी, जो ओवरऑल फ्रेट है उसमें भारतीय रेल का प्रतिशत कम से कम 45% तक होना चाहिए। ये एक आइडियल सिचुएशन मानी जाती है। तो इस दिशा में भी कितने आशान्वित हो सकते हैं हम कि भारतीय रेल आगे बढ़ रही है? अभी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, उन इन्वेस्टमेंट से रेलवे की कैपेसिटी बहुत बढ़ेगी। सिग्नलिंग में कवच से कैपेसिटी बढ़ेगी। बहुत सारी जगह जो सुपर क्रिटिकल सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में इन्वेस्टमेंट
क्रिटिकल सेक्शंस में, और इसके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे सेकंड रेल, थर्ड रेल, फोर्थ लाइन, इन सब की ज़रूरत है। वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स का 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। पिछले साल बहुत हुए, उससे पिछले साल भी बहुत हुए। पिछले 7 वर्षों में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है रेलवे में, कभी ऐसा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं था। तो उसके कारण आज परिस्थितियाँ बहुत बेहतरीन हो रही हैं। इस साल हम रिकॉर्ड 1400 मिलियन टन ले रहे हैं। देश का 4500 मिलियन टन का टोटल कार्गो होता है, 1400 पे पहुंच गए। अगले साल का टारगेट लिया 1470 मिलियन टन, 1470। उसको ले जाना है 2000 से ऊपर ले जाना है अगले 3-4 वर्षों में। तो फिर जो आप कह रहे हैं 45% होनी चाहिए, उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आज जब बजट पेश किया गया उसमें एक बात जो बहुत निकल कर सामने आई वो थी लॉजिस्टिक्स कम करना हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसमें यह माना जाता है कि भारतीय रेल का योगदान बहुत ज़्यादा है। तो इस लॉजिस्टिक्स को लेकर जो एक टाइम फ्रेम, जो एक पिक्चर दी गई है आज पीएम गति शक्ति के साथ, 100 कार्गो टर्मिनस बनाए जाएंगे, वो भी मल्टी मॉडल होंगे इत्यादि, इन सब में भारतीय रेल के योगदान को आप कैसे रेखांकित करते हैं? पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क एक बहुत ही दूरस्थ सोच जो होती है ना, जो अच्छा विजन होता है, एक विजनरी लीडर का होता है, वो है। तो पीएम साहब ने ये जब विजन दिया, सारे के सारे जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सबको इंटीग्रेट करने का विजन है। तो इस विजन में हम लोग, रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, इसमें कई तरीके से महत्वपूर्ण रहेगी। रोड के साथ इंटीग्रेशन, वाटरवेज के साथ इंटीग्रेशन, मल्टीमोडल कार्गो टर्मिनल्स, गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स, उनका निर्माण, उसमें किस तरह से अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली हमको ये देखना है कि हमारे दूर दराज के क्षेत्र में रांची से अगर कोई एक हमारे आदिवासी महिलाओं का समूह अगर अपना प्रोडक्ट दिल्ली के मार्केट में बेचना चाहे, बॉम्बे के मार्केट में बेचना चाहे, तो वो संभव होना चाहिए। तो फिर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ये एक नई सोच है, इसमें भी कह सकते हैं, क्योंकि एमएसएमईज को भी जोड़ा जाएगा इससे, किसानों को जोड़ा जाएगा इससे, ये भी एक गेम चेंजर हो सकता है लोगों के लिए। बिल्कुल होगा, एमएसएमईज को जोड़ा जाएगा, लोकल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को जोड़ा जाएगा, स्वयंसेवी समूहों को जोड़ा जाएगा, महिलाओं के समूह हो, मिशन शक्ति, इन सब को जोड़ा जाएगा इसमें। यानी एक तरीके से हम देख रहे हैं कि पीएम गति शक्ति की ही तरह जो अलग अलग साइलोज में काम करने की बजाय मिलकर अलग अलग क्षेत्रों के विकास को साथ जोड़ा जा रहा है। Realize your dreams with Canara Bank at low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। टूटेगी तो ना यो है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जब हम बात करते हैं विकास की, तो आज के दौर में तो मंत्री जी
संचार एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो विकास के साथ जुड़कर आगे बढ़ता है। हमारे यहाँ स्मार्टफोन्स की बात करें, हम पहले ही जानते हैं कि सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र्स हमारे देश में हैं इत्यादि, बहुत सारे आयाम। संचार के क्षेत्र में अब जो ब्रॉडबैंड की बात की जा रही है, भारत नेट की बात हो रही है, काम ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन अब भी एक दरकार रहती है दूर दराज के क्षेत्र में पहुंच के कि भाई सिग्नल नहीं आ रहा, कैसे करें, कहाँ जाएं। बच्चों की पढ़ाई कोरोना कालखंड में इसी के ऊपर निर्भर रही है। ये तस्वीर कब तक बदल पाएंगे हम अपने देशवासियों के लिए? 3 बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए गए। पीएम साहब ने एक हमको क्लियर विजन दिया कि हमें हमारा टेक्नोलॉजी स्टैक पूरा बनाना है, टेलीकॉम का आत्मनिर्भर हमें होना ही होना है। इसमें इस टेक्नोलॉजी स्टैक में क्या है? कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, टेलीकॉम के इक्विपमेंट, कंप्लीट पूरा का पूरा। आज हमारा कोर नेटवर्क रेडी हो गया है, टेस्टिंग चल रही है, चंडीगढ़ में टेस्टिंग चल रही है, इसके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं, POC, वो चल रहा है। 5G का टेस्ट बेड चेन्नई में बन के रेडी हो गया है। 5G का डेवलपमेंट इन पैरेलल चल रहा है। तो कंप्लीट टेक्नोलॉजी का स्टैक प्लस टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए 35 कंपनीज़ को PLI में अप्रूव किया गया है। तो सारे इक्विपमेंट हमारे यहाँ बने, सॉफ्टवेयर हमारा हो, नेटवर्क को चलाने का सिस्टम हमारा हो, प्लस मोबाइल हैंडसेट हमारे यहाँ हो। आज भारत दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है मोबाइल फ़ोन्स का, और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री कहाँ पर है? हिंदुस्तान में। तो ऐसे में जो आज घोषणा हुई है भारत नेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए एलोकेशन कर दी जाएगी, 2025 का लक्ष्य है हमारा। पहुँचेंगे। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और लोगों का सहयोग भी ज़बरदस्त मिल रहा है। क्योंकि अभी हम 5G की बात कर रहे हैं ना मंत्री जी, और आज बजट में कहा गया है कि 5G के लिए स्पेक्ट्रम एलोकेशन एक बड़ा निर्णय जो आज कहा गया इस साल से शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल। पहले तो हम 4G तक के लोगों को पहुंचाएं, उसके बाद हम 5G। 4G और 5G का एक ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं है कि 4G और 5G की टेक्नोलॉजीज़ एकदम अलग अलग हो, ऐसा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी एक के ऊपर एक बैठी हुई, राइट, एक स्टेप से लेके अगला स्टेप है। तो अभी जो 5G के स्पेक्ट्रम का आज घोषणा की, उसमें ऑलरेडी ट्राई के साथ कंसल्टेशन करीब कंप्लीट होने का है। ट्राई का हमें लगता है कि मार्च तक उसके रिकमेंडेशंस आ जाएंगे। उसके तुरंत बाद में ऑक्शन करके हमें स्पेक्ट्रम एलोकेशन करके 5G का रोल आउट चालू करना है इस वर्ष में। और लोग तैयार, इंडस्ट्री तैयार है, हम लोग तैयार हैं, कंप्लीट तैयार। और ये एक नया स्टेप होगा मुझे लगता है भारत के लिए भी। स्पीड बहुत बढ़ेगी। स्पीड बहुत बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है, जैसे सनराइज सेक्टर्स में सेमीकंडक्टर्स की बात भी की है वित्त मंत्री ने, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक बात ये भी महसूस की जाती रही है कि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, तो फिर उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये सब इंटरलिंक्ड है ना। तो इस बजट के माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक्स को कितनी रफ्तार होते देखते हैं? 7 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी ऐसा सोचा नहीं जाता था। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किस लेवल पे पहुंच गई है? $75 बिलियन, यानी करीब 5.5 लाख करोड़। 5.5 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें करीब 22 लाख एम्प्लॉयमेंट है। 22 लाख एम्प्लॉयमेंट है। वो पिछले 7 वर्षों में ये संभव हुआ है। अब इस लेवल से आगे ले जाना है, $300 बिलियन, यानी 22.5 लाख करोड़ तक पहुंचाना है इस इंडस्ट्री को अगले 5 वर्षों में। तो आज बजट में इसकी घोषणा हुई। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चरिंग के जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी में बहुत अच्छे चेंजेस किए हैं, प्लस PLI स्कीम के लिए जो एलोकेशंस चाहिए वो किए हैं। और जो बेसिक फीड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेमीकंडक्टर का, दिसंबर में स्कीम अप्रूव की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अब उसको हम इसी वर्ष में इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और साथ ही साथ 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स तैयार किए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं वही पूछना चाह रही थी कि चिप्स और सेमीकंडक्टर्स ये भविष्य की ज़रूरत है। इसमें हम आज इतना इन्वेस्ट कर पा रहे हैं कि हम भविष्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। भारत के लिए को देखते हुए बहुत उम्मीदें हैं लोगों को इससे। बिल्कुल। और ये इन्वेस्टमेंट 76,000 करोड़ रुपीस का, ये इन्वेस्टमेंट फर्स्ट 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद में जैसे रिस्पांस आएगा तो इसको आगे बढ़ाया भी जाएगा। अच्छा, पोस्ट को लेकर भी बात करनी चाहेंगे। पोस्ट ऑफिसेस
को बैंकिंग कोर सेक्टर के साथ जोड़ने की बात की जा रही है। क्या ये वित्तीय समावेशन की दिशा में एक और कदम है? बहुत अच्छा स्टेप है। मैं कितने भाइयों और जो एकदम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों से मिला, बातचीत की, लोग कहते हैं कि इतना आराम हो गया पोस्टल नेटवर्क से, हमको बिल्कुल घर के पास सारी बैंकिंग की सुविधाएं मिल जाती है। हमारी सैलरी अगर आई या कोई भी सरकार की किसी भी स्कीम का पैसा अगर आया, अकाउंट में आया, और पोस्टमैन पहले कहते थे ना डाकिया डाक लाया, अब डाकिया बैंक लाया। तो जी, तो एक तस्वीर बदल रही है उस मोर्चे पर अगर काम आगे भरोसा बढ़ेगा। बहुत है इस नेटवर्क पे, लोगों का इसमें ट्रस्ट है, तो वो ट्रस्ट को डेवलप करके उसको में ट्रस्ट में टेक्नोलॉजी ऐड करके, तो पीएम साहब का विजन इसीलिए कि पोस्ट, रेलवे, इन दोनों को इंटीग्रेट करो और इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक अच्छा जरिया बनाओ, प्लस इसको हमारे छोटे से छोटे क्षेत्र के लोगों का जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया बनाओ। ये विजन है पीएम साहब का। जी, डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है और डिजिटल इंडिया हम जानते हैं कि कितनी रफ्तार से आगे बढ़ा है, खासतौर पर पिछले 3-4 सालों में। तो क्या ये डिजिटल यूनिवर्सिटी के जरिए भी हम भविष्य के लोगों को तैयार करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ये एक ऐसी ज़रूरत है आज के दौर में जो स्किल तैयार करने के लिए, स्किल्ड मैन पावर को इस दिशा में तैयार करने के लिए भी ज़रूरी होगी। बिल्कुल, डिजिटल यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा विजन है। इस विजन में देखिए, ज़मीन के साथ जुड़ी हुई बातें, टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन ज़मीन के साथ जुड़ी हुई बात है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा में कोई विषय पढ़ने का मौका मिले। तो हम लोग जो शहरोरों में रहते हैं, हमें एक अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है, हमें अच्छी खासी सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो गांव में रहते हैं, जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, उनको भी उसी लेवल की फैसिलिटी मिले, उसी लेवल की रिसोर्सेज मिले, वो तभी संभव है जब हम डिजिटल के माध्यम से जाएं। तो इसीलिए ये सोच है। क्योंकि जब डिजिटल शब्द सुनते हैं ना मंत्री जी, तो फिर डिजिटल करेंसी की बात उठती है और आज ही एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। आपसे कमेंट जरूर चाहूंगी इसके ऊपर भी, क्योंकि अभी तक ये बात हो रही थी कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी। अब एक तरीके का टैक्सेशन भी सामने आया है। वो ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स आज बहुत केयरफुली, बहुत सीरियसली, बहुत मेथोडिकली एग्जामिन कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक की अपनी डिजिटल करेंसी हो, CBDC। तो ये पहल हिंदुस्तान नहीं लेगा तो और कौन लेगा? हमें लेनी ही है पहल। हमारे यहाँ तो टैलेंट है सारा। तो RBI का अपना ई-रुपी होगा, जो सबको शायद इंतजार भी होगा इस चीज़ का, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसके लिए यूज़ की जाएगी। बहुत ही रिलायबल टेक्नोलॉजी। जी, यहाँ पे मंत्री जी आपसे एक कंक्लूडिंग कमेंट चाहूँगी। देशवासियों को आप किन शब्दों में आशान्वित करना चाहेंगे कि जो दिशा में आगे बढ़ रही है, हम भारतीय रेल को लेकर बात करें, संचार को लेकर बात करें, ये जीवन की सुविधाओं से जुड़ी हुई सेवाएं होंगी, मंत्रालय हैं ये, किन शब्दों में आप देशवासियों की उम्मीदों को परवान चढ़ाएंगे? इसमें सुविधाएं हैं, अपनी जीवन स्तर को सुधारने के जरिए, और सबसे बड़ी बात है, ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो घोषणाएं आज, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन इन्वेस्टमेंट से जो रोज़गार पैदा होगा, वो सबसे बड़ी बात है। देखिए, हिंदुस्तान की इकॉनमी में एम्पेरिकली 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से करीब 4 रोज़गार पैदा होता है, 4 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। 7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस बार। ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट के साथ ही साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जैसे PLI में FDI जो आ रही है, इंडस्ट्रीज़ अपने खुद के लगा रही है। आज टैक्स सिस्टम में जो 15% की जो रियायती छूट थी, उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया गया। तो ये सारे के सारे स्टेप्स ऐसे हैं जिससे कि बहुत मात्रा में इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट होता है तो वो साइकिल चालू होती है। नई अगर फैक्ट्री बनेगी, लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, नई दुकान खुलती है तो रोज़गार मिलता है। तो ये जो मेथोडिकल वे में आगे बढ़ने की बात है, जिससे कि देश की बैलेंस शीट स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, साथ ही साथ हम 2047 के लिए देश को तैयार करें। और कैसे तैयार करें? रोज़गार के साथ तैयार करें। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट हो रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि रोजगार एक ऐसा मुद्दा है, आज का युवा भी रोजगार चाहता है ताकि वो देश निर्माण में योगदान कर सके। अंत में चलते चलते, क्योंकि आप एक टेक्नोक्रेट हैं, आप एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, इतना अनुभव है आपको मंत्री जी, ये जो इतने विकास के आयाम हम छूने की कोशिश कर रहे हैं इन 3 मंत्रालयों के जरिए, रात को नींद आती है आराम से? आपको ये टेंशन होती है? बहुत आराम से बहुत आराम से काम करने में मज़ा आता है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, तो
काम करने में बहुत मज़ा आता है। चलिए, आज जो बजट की घोषणाएं हैं, मुझे लगता है इसके बाद आप लोगों का काम शुरू हो जाएगा कि जो लक्ष्य निर्धारित है उन्हें हासिल किया जाए। तो देशवासियों की उम्मीदें आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया DD न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद।